सुप्रभात बच्चे। मैं आज आपको संस्कृत के वर्णमाला के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम जानें कि वर्ण क्या होता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसको और हम खंडित नहीं कर सकते हैं या फिर उसे हम तोड़ नहीं सकते हैं। जैसे इसका हम उदाहरण देखें, अ, ई, उ, प, ख, जिसमें हलंत लगा हुआ है अर्थात इसमें स्वर हटा दिया गया है, तो इन स्वरों को और हम खंडित नहीं कर सकते हैं। वर्ण के मिलने से शब्द का निर्माण होता है और शब्द को हम खंडित कर सकते हैं, शब्द को हम अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन वर्णों को हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। वर्ण के दो प्रकार होते हैं, जिसमें पहला स्वर वर्ण है और दूसरा व्यंजन वर्ण है। स्वर वर्ण किसे कहते हैं, इसके बारे में जानें। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वतंत्र रूप से वर्ण उच्चारित होती है उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। अर्थात वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण अर्थात व्यंजन की सहायता ना लेनी पड़े उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण स्वतंत्र रूप से चलाए जाते हैं, जैसे अ, आ, ई, ये इत्यादि जितने वर्ण हैं ये स्वर वर्ण के अंतर्गत आते हैं। संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या 13 होती है। हिंदी में बच्चों आपने पढ़ा होगा कि स्वर 11 होते हैं, लेकिन संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या 13 होती है। इसमें 2 वर्ण जोड़े जाते हैं। अब ये 13 वर्ण देखें, अ, आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ये पूरे 13 वर्ण हैं, जिसमें दीर्घ री और री संस्कृत वर्णों में डाला जाता है। अब स्वर के भेद देखें कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर के मुख्य रूप से 3 प्रकार के भेद होते हैं, जिसमें है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा। उच्चारणे एक मात्रायाः प्रयोगः। उच्चारणे एक मात्रायाः प्रयोगः अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगे। एक मात्रा का समय का अर्थ होता है कम समय लगना, तो उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसकी संख्या 5 होती है। अ, ई, उ, री और ली हिंदी में 4 होते हैं और इसमें ली स्वर को जोड़ा जाता है। ये संस्कृत के स्वर 5 ह्रस्व स्वर 5 होते हैं। दूसरा है हमारा दीर्घ स्वर। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा और यहाँ अर्थ निकल रहा है अधिक। उच्चारणे द्विमात्रायाः प्रयोगः। उच्चारणे अर्थात उच्चारण करने में द्विमात्राया अर्थात 2 मात्रा का समय लगे। 2 मात्रा का अर्थ होता है अधिक समय लगे, तो उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। उच्चारण दीर्घ स्वर को उच्चारण जब हम करते हैं तो वो ह्रस्व स्वर से दुगना समय लेता है, तो उसे ही दीर्घ स्वर कहते हैं। इसकी संख्या 8 होती है। आ, ई, उ, री, ए, ओ, ये 8 दीर्घ स्वर होते हैं जिसे उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। तीसरा स्वर है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में उच्चारण करने में उच्चारणे त्रिमात्रायाः प्रयोगः। उच्चारणे त्रिमात्रायाः प्रयोग अर्थात इसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है।
ह्रस्व स्वर उच्चारण करने में जितना समय लगता है उससे तिगुना समय प्लुत स्वर में लगता है, और दीर्घ स्वर उच्चारण करने में जितना समय लगता है उससे दुगना समय प्लुत स्वर में लगता है। प्लुत स्वर में जो संबोधित करते हैं वैसे शब्दों को डाला जाता है। जैसे हम यहाँ उदाहरण देखें, ओम, ओम को खींचा जा रहा है, अर्थात ओम को उच्चारण करने में अधिक समय लग रहा है, इस कारण से इसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर में ओम के बीच में आप देखें ऐसे वर्णों को चिन्हित किया जाता है। वैसे ही है, हम जब राम को संबोधित करते हैं तो ये लंबे समय तक खींचा जाता है। हे राम, राम, राम और राम जब भी हम संबोधित कर रहे हैं तो इसमें अधिक समय लग रहा है, तो इसे ही हम प्लुत स्वर कहते हैं। अब हमने अभी तक स्वर वर्ण पढ़ा। अब दूसरा वर्ण के भेद है जो है व्यंजन वर्ण। वैसे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए किसी स्वर की सहायता लेनी पड़े उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण जब भी उच्चारण करते हैं तो इन वर्णों को उच्चारण करने के लिए वह स्वर की सहायता अवश्य लेता है, उसे ही हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। क, ख, म, र इत्यादि जितने वर्ण हैं ये व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं। व्यंजन की संख्या 33 होती है। हिंदी में भी व्यंजन की संख्या 33 होती है और संस्कृत में भी व्यंजन की संख्या 33 होती है। अब इन 33 वर्णों को हम 3 भागों में बांटते हैं, अर्थात व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। अब सबसे पहले हम देखें कि व्यंजन 3 प्रकार में से कौन कौन व्यंजन कहलाते हैं। पहला हमारा है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन 5 वर्गों में विभाजित किए जाते हैं। अब स्पर्श व्यंजन ये 5 वर्ग में जो विभाजित किए जाते हैं, ये वर्ग क्या होता है इसके बारे में हम जानें। वर्ग किसे कहते हैं इसके बारे में जानें। अब यहाँ हम जैसा व्यंजन का वर्ण शुरू करते हैं, क, ख, ग, घ, अंग। ये 5 वर्णों का जो समूह होता है उन समूहों का नाम दिया गया है क वर्ग। क वर्ग में जितने वर्ण होते हैं क, ख, ग, घ, अंग, इन वर्गों का एक समूह का नाम है क वर्ग। वैसे ही च, छ, ज, झ, इय, ये 5 वर्णों का समूह को चवर्ग कहते हैं। ट, ठ, ड, ढ, ण, ये 5 वर्णों का समूह को हम टवर्ग कहते हैं। त, थ, द, ध, न, और इन वर्णों के समूह को हम तवर्ग कहते हैं। प, फ, ब, भ, म, और इन वर्णों के समूह को पवर्ग कहते हैं। 5 वर्ग होते हैं और 5 वर्गों में 5-5 वर्ण होते हैं और सभी मिलाकर 25 वर्ण होते हैं जो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क से लेकर म तक वर्ण जो होते हैं स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा व्यंजन के भेद है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन में य, र, ल, व 4 व्यंजन य, र, ल, व अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद है हमारा ऊष्म व्यंजन। श, श, स और ह, ये 4 वर्ण ऊष्म अर्थात वर्णों को उच्चारण करने में ऊष्मा अर्थात गर्मी उत्पन्न होती है। ये 4 वर्ण ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इस प्रकार 25, 4, 4 इन सभी वर्णों को मिलाकर 33 वर्ण हुए। अब इन वर्णों के अलावा
क से ज्ञ तक हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें क से ह तक व्यंजन वर्ण कहलाते हैं और जितने वर्ण शेष बचे हैं वह संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत होता है। अब संयुक्त व्यंजन क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ें। संयुक्त व्यंजन की संख्या क्ष, त्र, ज्ञ और एक हमारे व्याकरण में श्र को भी संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत ही रखा गया है। ये 4 वर्ण जो है वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं इसके बारे में जाने। संयुक्त का मतलब होता है आधा और व्यंजन अर्थात जब हम 2 व्यंजन को मिलाकर जो वर्ण की रचना की जाती है उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अर्थात जब भी 2 वर्ण मिलकर एक वर्ण की रचना करता है तो वह संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। जैसे हम यहाँ देखें अक्ष, अक्ष में क श मिलकर ये क और श ये दोनों संयुक्त है और इन दोनों के वर्णों के मिलने से जो बना है क्ष वह संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। वैसे ही त्र भी 2 व्यंजन वर्णों के मिलने से बना है, त और र। ये त और र मिलने पर त्र का निर्माण हुआ है। वैसे ही ज्ञ है ज, इय, ज और इय मिलने पर ज्ञ बनता है। हम और ये अ जो है अ अगर नहीं लगाएंगे तो ये हलंत में आ जाएगा। इस कारण से हम अ स्वर को जोड़कर इस वर्ण को पूरा करते हैं। वैसे ही अब श्र, श और र वर्णों को मिलाने पर एक वर्ण का निर्माण हुआ है जिसे हम कहते हैं श्र और अ मिलने पर ये पूर्ण रूप से वर्ण कहलाया। तो ये क्ष, त्र, ज्ञ, श्र ये 4 संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब हम लोगों ने व्यंजन क से ज्ञ तक जितने वर्ण हैं उन सभी का अलग अलग समूह में बांटकर सभी का अलग अलग नाम दिया। अब हम लोग देखें जो हम लोगों ने स्वर पढ़ा था अ से लेकर औ तक, उसमें 2 वर्ण अंग और अह भी आता है। अब इन दोनों वर्णों को क्या कहते हैं इसके बारे में जाने। अयोग वाह, अंग और अह, अंग और अह को अयोग वाह कहते हैं और ये अंग जो है म अनुस्वारः भवति अर्थात जो अंग होता है उसको अनुस्वार के रूप में मात्रा लगाते हैं और ये म अनुस्वार को म का रूप हम देते हैं। वैसे ही जो अह होता है अह विसर्ग के रूप में लगाते हैं। अह का जब भी उच्चारण होता है विसर्ग के रूप में तब वह ह अस्य उच्चारणम ह सदृश्य अर्थात ये विसर्ग का उच्चारण जब भी हम करते हैं तब उसका उच्चारण में हमें ह उच्चारण होता है। जैसे हम यहाँ देखें बालकः, बालकः अंत में विसर्ग का उच्चारण में ह उच्चारित होता है। तो विसर्ग को उच्चारण करने के लिए ह के समान उच्चारण की जाती है। इसे ही अयोगवाह कहते हैं। अंग और अह को अर्थात अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। अब यहाँ हम ध्यान दें कि मात्रा जो हम व्यंजन में लगाते हैं स्वर, वह स्वर मात्रा के रूप में लगाई जाती है। अब सभी स्वरों को देखें कि किस प्रकार हम व्यंजन में लगाकर उसकी मात्रा लगाते हैं। अ, जब हम क में अ लगाते हैं तो इस प्रकार ये क बना। आ लगाते हैं तो क में आ जुड़ा तो का बना। ई मात्रा लगाएंगे जो हर्ष ई होता है जिसे उच्चारण करने में कम समय लगे वह ई मात्रा की। और जब हम दीर्घ लगाते हैं तो ये मात्रा लगने पर इसका समय बढ़ जाता है तो हो जाता है की। वैसे ही क में ऊ लगाते हैं हर्ष ऊ तो कू होता है और दीर्घ ऊ लगाते हैं तो कू। री लगाते हैं क्री, क में री की मात्रा लगाते हैं तो क्री होगा और क में दीर्घ री लगाएंगे तो क्री। वैसे ही ल में री की मात्रा लगाएं तो ली, ली वर्ण बना। वैसे ही क में ए लगाएं तो के बना।
क में ए लगाए तो कै बना। के से हमारा केला शब्द बनता है, और यहाँ क में ए लगाएं कै से कैलाश बना। वैसे ही क में ओ वर्ण लगाएं तो को हो गया, जिससे कोयल शब्द बनता है। क में औ लगाते हैं तो कौ, इस तरह से कौ मात्रा लगकर हमें कौवा शब्द बन सकता है। अब हम देखें कि किस प्रकार व्यंजन वर्ण में स्वर को लगाकर उसके मात्रा के रूप में हम प्रयोग कैसे करते हैं। अब हम देखें इन वर्ण को कैसे हम शब्द बनाते हैं और कैसे शब्दों को तोड़ के हम वर्ण में विच्छेद करते हैं। कई वर्णों को मिलाकर कैसे शब्द का निर्माण करते हैं और कई शब्दों को विग्रह करके हम वर्णों में विच्छेद कर देते हैं। यहाँ हम पढ़ें वर्ण संयोजन। वर्ण संयोजन एवं वर्ण विन्यास। सबसे पहले हम समझें कि वर्ण संयोजन क्या होता है। संयोजन का अर्थ होता है जोड़ना। और जब हमारा प्रश्न रहा कि कई वर्ण अलग अलग लिखे हैं और उनको जोड़कर शब्द बनाते हैं तो उसको हम वर्ण संयोजन कहते हैं। संयोजन का अर्थ होता है जोड़ना, अर्थात वर्णों को एक साथ करना। वर्ण विन्यास। विन्यास का अर्थ है कि वर्णों को अलग अलग कर देना। शब्द में जितने वर्ण हैं उन शब्दों को अलग अलग वर्णों में विभाजित कर देना। यहाँ देखिए वर्ण संयोजन, कई वर्णों को मिलाकर एक शब्द अथवा पद भी शब्द को ही कहते हैं, बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे वर्ण संयोजन कहते हैं। अर्थात कई वर्ण है उसको मिलाकर जब हम शब्द बनाते हैं तो उसको हम वर्ण संयोजनम कहते हैं। जैसे हम यहाँ एक उदाहरण देखें, ब में आ, ल हलंत अ, क हलंत अ, अर्थात बालकः। तो इन वर्णों को, ये अलग अलग वर्ण है और इन वर्णों को जब हम एक साथ किए हैं तो ये शब्द बना, और शब्द को विग्रह किए तो इसको, इन शब्दों को संयोजन किए तो बालक बना, इसको ही संयोजन शब्द कहते हैं। वैसे ही यहाँ है ब में आ लगा, ल में हलंत और आ लगा बाला, और ये बाला शब्द जुड़ा, अर्थात इन वर्णों को जोड़कर इसको बाला शब्द बनाया गया, इसे ही वर्ण संयोजन कहते हैं। अब है वर्ण विन्यास। वर्ण विन्यास अर्थात वर्ण शब्द दिए रहेंगे और उसको हम अलग अलग वर्ण में स्वर को अलग कर देंगे, व्यंजन अलग कर देंगे, और वर्ण जब अलग किए तो उसे ही वर्ण विन्यास कहते हैं। यहाँ देखिए, जब किसी शब्द के वर्णों को क्रमानुसार पृथक मतलब होता है अलग करना, क्रम के अनुसार जैसे शब्द है उसी के अनुसार उसको अलग अलग जब हम करते हैं तब वह वर्ण विन्यास कहलाता है। जैसे हम यहाँ एक उदाहरण देखें, शुक शब्द है। अब हम देखें कि श है, श में हर्षऊ है तो उसको अलग किए। क है, क में पहले ही मैंने बताया कि मात्रा अ लगा हुआ रहता है, अ और विसर्ग, तो ये वर्णों को क्रम के अनुसार विग्रह किए तो इसको हम विन्यास कहते हैं। वैसे ही मुशक्का है, तो यहाँ है म में दीर्घऊ है तो यहाँ दीर्घऊ अलग किए। श है, श में अ है, अ लगाएं, क में अ है तो अ लगाएं, तो इसे हम वर्ण विन्यास कहते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पढ़ा वर्ण के कितने भेद होते हैं और किस प्रकार व्यंजन में वर्ण स्वर की मात्रा लगाई जाती है, वर्ण संयोजन किसे कहते हैं, वर्ण विन्यास किसे कहते हैं। आप सभी बच्चे को से आग्रह है कि आप ये सभी नोट्स जो है, टिप्पणी जो है, वो आप अपनी संस्कृत व्याकरण की उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, और जब टिप्पणी आपके पास पहुंचेगी तो उसमें कुछ प्रश्न उत्तर होंगे और उन प्रश्नों का आप उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आप अपनी उत्तर पुस्तिका में उन प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। धन्यवाद।